हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म सन ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, ये कहानी 1991 पोस्ट गल्फ वॉर पर बेस्ड है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुर्दिस्तान और अनफाल कैंपेन की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। कुर्दिस्तान, जिसे लैंड ऑफ कुर्द कह लीजिए या ग्रेटर कुर्दिस्तान, सब एक है। भौगोलिक दृष्टि से कुर्दिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न जैग्रोस और ईस्टर्न टॉरस माउंटेन रेंजेस को कवर करता है। कुर्दिस्तान जनरली 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। 12वीं शताब्दी तक जो देश तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था, 1925 के अंत में वो देश 4 देशों में विभाजित हो गया: टर्की, ईरान, इराक, सीरिया। इस तरह तुर्किस्तान को अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ा। कुछ कुर्द राष्ट्रवादी संगठन कुर्द बहुमत के साथ सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान को अभी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन होने की मान्यता नहीं मिली है। द अनफाल अभियान एक आतंकवाद विरोधी अभियान था, जो ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध के बाद शुरू किया गया। ये अभियान बाथिस्ट इराकी द्वारा शुरू किया गया, जो कि इराक की पॉलिटिकल नेशनल पार्टी थी। इस अभियान को फरवरी से लेकर सितंबर 1988 तक चलाया गया। इस अभियान का टारगेट था ग्रामीण कुर्दों को जड़ से ख़त्म कर देना, यानी कि कुर्दिश रेबेल ग्रुप जो ग्रामीण इलाकों में रहा करते थे। साथ ही उनका इरादा नॉर्थर्न इराक में स्थित किरकुक गवर्नोरेट पर कब्जा करना था। उसके बाद किरकुक का पूरी तरह से अरबीकरण कर देना, किरकुक को एक अरबी राष्ट्र बना देना। इराकीस ने लोकल कुर्दिश पॉपुलेशन पर काफ़ी अत्याचार किए, जिसमें मोस्टली सिविलियंस शामिल थे। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के आदेश पर इराकी सेना का नेतृत्व अली हसन अल मजीद ने किया था। अभियान का नाम कुरान के चैप्टर 8 अल अनफाल के शीर्षक से लिया गया है। साल 1993 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी किया। ये रिपोर्ट्स 1991 में मिले डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड थी, जो कुर्दिश रेबेल्स अनफाल अभियान के दौरान बाथिस्ट इराकी द्वारा पकड़े गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे एक जेनोसाइड बताया, और आंकड़ों की बात की जाए तो अनफाल अभियान के दौरान 50,000 से लेकर 1 लाख कुर्दिश लोगों की हत्या की गई थी। 2007 में अनफाल अभियान का फैसला हेग कोर्ट में सुनाया जाना था, जिसमें कोर्ट ने बताया डॉक्यूमेंट से मिले एविडेंस इस जेनोसाइड को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि कई इराकी भी इस बात से साफ इनकार करते हैं कि अनफाल के दौरान किसी भी कुर्द नागरिक की कोई सामूहिक हत्या नहीं की गई थी। साल है 2003। कहानी की शुरुआत नॉर्थर्न इराक से हुई, जब 2003 में अमेरिका ने इराक इन्वेशन किया था और सद्दाम हुसैन की सत्ता पलट हो गई थी। उसके 2 हफ्ते बाद का वक्त हम एक 12 साल के लड़के अहमद को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ एक सफ़र पर निकला है। दोनों नॉर्थ कुर्दिस्तान से हैं। उन्होंने न्यूज़ सुनी थी कि 1991 गल्फ वॉर में पकड़े गए कैदी साउथ के प्रिजन से छूट गए हैं। अहमद का पिता भी पिछले 12 सालों से घर नहीं आया, जिसे 1991 में सद्दाम हुसैन के बाथिस्ट सोल्जर्स ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। दोनों इसी उम्मीद से जा रहे थे कि शायद अहमद का पिता अब भी जिंदा हो। दोनों नसीरिया के सफ़र पर निकले हैं। अहमद थक गया था, क्योंकि वो काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे। अहमद ने कहा, घर लौट चलते हैं, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पर उसकी दादी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वहाँ से एक ट्रक गुजरी। उस वक्त उसकी दादी प्रेयर कर रही थी। अहमद ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, पर वो वहाँ से निकल गया। वहाँ से एक और गाड़ी गुजर रही थी। अहमद की दादी ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो शख्स उस पर चिल्लाने लगा। अहमद ने उससे कहा, हमें नसीरिया ले चलो। उस आदमी ने कहा, नसीरिया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बगदाद तक छोड़ दूंगा, वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ लेना, लेकिन बगदाद जाने के 500 दिनार लगेंगे। अहमद उससे बहस करने लगा कि 50 दिनार से 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। इतने में उसकी दादी ने आकर उस आदमी को 500 दिनार पकड़ा दिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में उन्हें कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। अहमद उस शख्स पर चिल्लाने लगा कि वो एक लुटेरा है। अहमद के हाथ में एक बांसुरी थी, जिसे वो हर वक्त बजाने की कोशिश करता, जो कि उसके पिता की बांसुरी थी। वो बड़ा होकर एक संगीतकार बनना चाहता है। उसने तो अपने पिता को देखा तक नहीं है।
अहमद की माँ को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है। अब उसकी दादी के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उस आदमी ने फ्रेश होने के लिए गाड़ी एक जगह पर रोक दी। वहाँ उसकी दादी प्रेयर करने लगी। जब उस आदमी ने अहमद से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया, मेरी माँ गुजर चुकी है, पर मेरे पिता अभी भी ज़िंदा है और वो काफ़ी बहादुर है। अहमद की दादी ने उससे वादा किया है कि एक दिन वो अहमद को बेबी लॉन गार्डन ज़रूर लेकर जाएगी। यहाँ हम देखते हैं वो आदमी दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा खड़ूस किस्म का इंसान है। अब तो अहमद और उसकी अच्छी बनने लगी थी। वहाँ से वो आगे के सफ़र पर निकल गए। अहमद की दादी सो रही थी, इसलिए उसने बैग से अपने पिता की जैकेट निकालकर पहन ली। आगे उन्होंने देखा यूएस आर्मी की व्हीकल्स खड़ी थी। आगे का रास्ता बंद है। पूरा इराक एक वॉर जोन बन चुका था। जब उसकी दादी नींद से उठी तो उसने अहमद को जैकेट पहने देखा तो उसे मारने लगी। अहमद ने कहा वो भी अपने पिता की तरह एक सोल्जर बनेगा, पर उसकी दादी नहीं चाहती कि वो सोल्जर बने। वो चाहती है कि अहमद पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बने, क्योंकि वो इस जंग में पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है। सोल्जर ने उसकी दादी को चिल्लाते देखा तो उन्होंने उसकी तरफ गन पॉइंट कर दी, पर उस गाड़ी वाले शख्स ने उन्हें समझाकर रोक दिया। अहमद का पिता एक संगीतकार बनना चाहता था, पर हालातों ने उसे एक सोल्जर बना दिया। उस शख्स ने बताया, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, आगे का रास्ता ठीक नहीं। रात वो आदमी अहमद की दादी से कहने लगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इस बच्चे को इतनी खतरनाक जगह ले आई। उसकी दादी ने जवाब दिया कि वो पिछले 12 सालों से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस बच्चे को इसके पिता की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं। उस शख्स ने कहा, इस बात की कोई पक्की खबर भी नहीं है कि इसका पिता ज़िंदा भी है या नहीं। वो आदमी नास्तिक है। उसे नहीं लगता कि कोई इस दुनिया को चला रहा है। अगर ऐसा होता तो इन सभी जंगों में इतने बेकसूर नहीं मारे जाते। उसने कहा, तुम दोनों गाड़ी में सो जाओ, मैं यहीं बाहर सो जाऊंगा। सुबह वो सभी बगदाद के सफ़र पर निकल गए। हम देखते हैं तीनों बगदाद पहुंच गए। वो शख्स उन्हें लेकर अलावी बस स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि यहीं से उन्हें नसीरिया के लिए बस मिलेगी और यहाँ से आगे का सफ़र उन्हें अकेले ही तय करना होगा। उस शख्स ने दादी को पैसे लौटा दिए, पर वो बिना पैसे ही लिए आगे चली गई। उनसे अहमद को वो पैसे थमा दिए और वहाँ से चला गया। अहमद उन पैसों को पाकर काफ़ी खुश हुआ। शहर में जहाँ भी नज़र जा रही थी बस तबाही ही तबाही नज़र आ रही थी। दोनों बस स्टेशन आ गए, पर वहाँ कोई बस नहीं। दादी ने अहमद से कहा कि वो किसी से पूछ कर आए कि बस कब आएगी, क्योंकि दादी को अरबिक नहीं आती। अरबिक सिर्फ अहमद को आती है, क्योंकि दोनों कुर्दिस्तान से थे तो उन्हें कुर्द भाषा ही बोलनी आती है। अहमद गया और पूछ कर आया। उसने बताया कि आज तो नसीरिया के लिए कोई भी बस नहीं जाएगी। अहमद काफ़ी इतरा रहा था, क्योंकि उस शख्स ने अहमद के अरबिक की काफ़ी तारीफ़ की थी। उन्हें बस के लिए इंतज़ार करना होगा। उन्होंने वहीं बैठ खाना खाया जो कि उसकी दादी घर से पैक करके ले आई थी। उसने अहमद को एक लेटर पढ़ने के लिए दिया, जिसे वो पहले भी अपनी दादी के लिए 100 बार पढ़ चुका है, इसलिए वो अपनी दादी पर गुस्सा हो गया। वो लेटर किसी यूसुफ अली नाम के शख्स ने भेजा था, जो कि 1991 के कुवैत वॉर में अहमद के पिता के साथ था। उनकी यूनिट पर अमेरिकन और कोलिजन फोर्स द्वारा अटैक हुआ। उसके बाद अहमद के पिता को बाथिस्ट पार्टी के सोल्जर्स ने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। शायद से अब अहमद का पिता नसीरिया प्रिजन में ही है। अहमद ने देखा उसकी दादी लेटर सुनते सुनते सो गई। अहमद ने सामने देखा एक लड़का सिगरेट बेच रहा था, जो कि लगभग उसकी उम्र का ही होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ बस आ गई। दादी अहमद को ढूंढने लगी, वो वहाँ नहीं था। अगर ये बस भी छूट गई तो उन्हें बस जल्दी नहीं मिलेगी। उसने आसपास के सभी लोगों से अहमद के बारे में पूछा, पर कोई भी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कुर्दिश में बात कर रही थी। तभी उसने देखा अहमद एक जगह उसी लड़के के साथ सिगरेट बेच रहा है। अहमद ने बताया, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। उस लड़के का नाम कासिम है। उसकी दादी ने अहमद को खिड़की से बस में घुसा दिया। उसके बाद हम देखते हैं बस जाने लगी। उसकी दादी वहीं छूट गई। अहमद बस में से चिल्लाने लगा। उसकी दादी को भागता देख कासिम भी बस के पीछे भागने लगा। थोड़ा आगे जाकर ड्राइवर ने बस रोकी। कासिम ड्राइवर पर चिल्लाने लगा
कि एक बूढ़ी महिला बस के पीछे भाग रही है और उसे बस रोकने की फुर्सत नहीं। अहमद अपनी दादी से लिपट गया क्योंकि वो काफ़ी डर गया था। उस ड्राइवर ने कहा, मुझे कुर्दिश समझ नहीं आती, इसलिए मैंने बस नहीं रोकी। उसकी दादी ने कासिम को धन्यवाद दिया। उसके बाद बस जाने लगी। कासिम ने अहमद को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जाते वक्त उसने अहमद से कहा कि फिर से बगदाद ज़रूर आना। अभी दोनों को मिले कुछ देर ही हुई थी, पर लगा कि दोनों सालों से दोस्त हैं। हम देखते हैं सूरज ढल गया। नसीरिया का सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। वहाँ सड़क पर गाड़ियाँ जल रही थी। हर जगह अमेरिकन आर्मी चेकिंग के लिए तैनात थी। ड्राइवर ने कहा, सभी यात्री को डरने की ज़रूरत नहीं, सब सेफ है, सब आराम से सो जाओ। अहमद को काफ़ी डर लगने लगा। जब दादी ने उससे पूछा तो उसने बताया उसे मरने से बहुत डर लगता है। दादी ने कहा, हम नहीं मरेंगे, हम हमेशा यहीं रहेंगे। अहमद को पता था दादी झूठ कह रही है, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। सुबह ड्राइवर ने एक जगह बस रोक दी क्योंकि बस में कुछ खराबी आ गई थी। अहमद पानी का डब्बा लेकर फ्रेश होने चला गया। वहाँ उसकी नज़र एक घर पर पड़ी, जिस घर में छत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दीवारें थीं। थोड़ी देर घूमने के बाद वो वापस बस में आ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक जगह रोक दी। उसने कहा, वो आगे नहीं जाएगा, सभी को यहीं उतरना होगा, क्योंकि नसीरिया में बहुत खतरा है और ऊपर से उसके गाड़ी में गैस भी ख़त्म हो गई है। सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे। उसने सभी को नीचे उतार दिया और बस लेकर वहाँ से चला गया। अहमद को काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी। उसकी दादी ने उसे आगे बढ़ने को कहा, पर उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं। दादी ने कहा, जो लोग बस से उतरे हैं हम उन्हें ही फॉलो करेंगे। जब वो कुछ महिलाओं के पीछे जा रहे थे तो वहाँ फायरिंग की आवाज़ें आने लगी, जिससे डर के अहमद अपनी दादी के साथ दूसरी दिशा में भाग गया। वहाँ की बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। वहाँ उसे एक डॉल मिली। अहमद ने अपनी दादी से कहा, शायद हम खो गए हैं। उन गोलियों की आवाज़ से अहमद काफ़ी डर गया था। दादी ने कहा, उस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर देखो कि वो महिलाएं किस तरफ गई हैं, उसके बाद वो उन्हें ही फॉलो करेंगे। अहमद ऊंचाई पर चढ़ गया। वहाँ एक डेक पर कुछ महिलाएं और पुरुष उसे जाते हुए दिखाई दिए। वो ऊपर से ही अपनी दादी को चिल्लाकर डायरेक्शन बताने लगा। चिल्लाते वक्त उसकी डॉल नीचे गिर गई, जिससे उसे काफ़ी दुख हुआ। दोनों उसके बाद डेक पर पहुंच गए। नसीरिया प्रिजन उस पार ही था। दादी ने पहले वहीं रोककर अहमद का मुंह अच्छे से साफ किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता अहमद को इस तरह से देखें और उसे नए कपड़े पहनाए। अहमद भी काफ़ी खुश था, क्योंकि आज पहली बार वो अपने पिता से मिलेगा। दोनों उसके बाद प्रिजन में गए। वहाँ कई महिलाएं रो रही थीं, क्योंकि वो भी इसी तरह अपने पति की तलाश में आई थी, पर शायद वो सभी मर चुके हैं। वहाँ दो शख्स प्रिजनर्स की लिस्ट लेकर बैठे थे। अहमद ने उस शख्स को अपने पिता का नाम बताया, पर उसके पिता का नाम उस लिस्ट में नहीं था। उसने कहा, पास में ही एक मास ग्रेव मिला है, एक बार वहाँ जाकर देख लो, जिसमें कई लाशें हैं। ये सुनते ही अहमद उस पर चिल्लाने लगा। अहमद वहाँ से भाग गया और हर जगह जाकर अपने पिता को पुकारने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो अपने पिता से मिलने के लिए कितना ज़्यादा उत्साहित था, पर उसकी खुशियाँ पल भर में गायब हो गई। पिता के न मिलने पर वो दोनों वापस बस स्टेशन आ गए और वहाँ से बगदाद की बस में बैठ गए। उस बस में एक और शख्स चढ़ा था, जिसने अहमद से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि बस में चढ़ते वक्त वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उस शख्स ने अहमद के हाथ में बांसुरी देखी तो उसे बजाने को कहा। अहमद ने उसे बताया, ये मेरे पिता की है, एक दिन वो ज़रूर संगीतकार बनेगा और अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। उसने अपने थैले से कुछ ऑरेंज निकालकर अहमद को दिए। आगे जाने के बाद बस बंद पड़ गई। ड्राइवर ने वहीं सभी को उतार दिया। अहमद ड्राइवर से पैसे मांगने लगा, क्योंकि उन्होंने टिकट बगदाद की कटवाई थी। ड्राइवर ने उसे आधे पैसे लौटा दिए। वो शख्स भी अहमद और उसकी दादी के साथ जाने लगा। उस शख्स का नाम मूसा है। अहमद और उसके बीच काफ़ी बातें होने लगी थी। रात वो सभी एक जगह रुक गए। दादी ने मूसा को अपनी चिंता बताई कि अहमद बड़े होकर सोल्जर बनना चाहता है। मूसा ने कहा, बड़े होने पर वो ये सब भूल जाएगा। मूसा काफ़ी अच्छी कुर्दिश बोलता है। दादी के पूछने पर उसने बताया, जब मैं 18 साल का था, बाथिस्ट फोर्स मुझे नॉर्थ उठा ले गई थी
और मुझे काम पर लगा दिया था। उससे ज़बरदस्ती कुर्दिश विलेजेस पर अटैक करवाया गया और वहाँ उसने काफ़ी हत्याएं भी की। अहमद की दादी को पता चल गया कि मूसा अनफाल कैंपेन का हिस्सा था। अहमद की दादी उस पर गुस्सा हो गई। मूसा ने बताया कि ये सब उससे जबरन करवाया गया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। उसकी दादी मूसा को हत्यारा बुलाने लगी। मूसा वहाँ से चला गया। सुबह जब अहमद की नींद खुली तो वो खेतों में शौच के लिए चला गया। वहाँ वो पानी लेने के लिए इंजन चालू करने लगा, पर उससे वो चालू नहीं हो रहा था। तभी वहाँ मूसा आ गया और उसने इंजन चालू करने में उसकी मदद की। अहमद भी उसके साथ काफ़ी अच्छा महसूस करता। तभी वहाँ उसकी दादी आ गई और अहमद पर चिल्लाने लगी क्योंकि वो मूसा के साथ खड़ा था। उसकी दादी अहमद को लेकर जाने लगी। मूसा को पता था इन्हें इस तरह से यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने दादी से बताया कि यहाँ पास के मॉस्क में एक प्रिजनर को लाया गया है, शायद वो तुम्हारा बेटा इब्राहिम हो सकता है। पर उसकी दादी सुनने को तैयार नहीं। मूसा भी उनके पीछे जाने लगा। आखिर अहमद की दादी मान गई और मूसा उन्हें लेकर पास के मॉस्क चला गया। वहाँ मूसा ने शेख से मदद मांगी कि शायद वो प्रिजनर अहमद का पिता हो सकता है, पर शेख ने कहा चेक करने सिर्फ अहमद की दादी ही भीतर जाएगी। अहमद मूसा के साथ बाहर ही रुक गया। बाहर दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। थोड़ी देर बाद उसकी दादी बाहर आई, पर वो प्रिजनर अहमद का पिता नहीं था। मूसा ने शेख से जाने की मंजूरी मांगी। शेख ने कहा यहाँ पास में ही एक मास ग्रेव मिला है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर अहमद के पिता को तलाश कर सकते हो। तीनों एक ट्रैक्टर पर सवार होकर बस स्टेशन की तरफ जाने लगे। वहाँ सामने से कई गाड़ियाँ आ रही थी। मूसा ने उस शख्स से पूछा तो उसने बताया इन गाड़ियों पर सोल्जर्स की लाशें हैं जो 1991 से लापता हो गए थे। अब इन्हें मास ग्रेव से निकालकर इनके परिवार के पास ले जाया जा रहा है। ये देख वो सभी भावुक हो गए क्योंकि अहमद का पिता भी 1991 से ही लापता है और उसे भी 12 साल हो गए। आज तक वो लौटकर नहीं आया। उसके बाद अहमद की दादी भी मूसा के साथ उस मास ग्रेव को देखने चली गई जहां सभी की लाशें दफन थी। मूसा ने वहां एक शख्स से इब्राहिम के बारे में पूछा, पर उस शख्स ने मना कर दिया कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। वहां कई लोग लाशें ढूंढने आए थे, कोई अपने बेटे की तो कोई अपने पति की। अहमद की दादी अपने बेटे की तस्वीर देख रोने लगी। वहाँ वो एक महिला से अपना हाल दर्द बयां करने लगी। अहमद की परवरिश पिता के बिना हुई है। हर वक्त वो अपने पिता के बारे में पूछता रहता है। पहले तो उसने अपने बेटे को प्रिजन में ढूंढा और अब इन ग्रेव्स में। इससे बड़ा दुख उनके लिए क्या होगा। न जाने वो यहाँ है भी या नहीं। मूसा ने दादी को पानी लाकर दिया। अहमद भागता हुआ अपनी दादी के पास आया और गले लग गया। मूसा उनके साथ जाने लगा। अहमद ने मूसा को घर जाने के लिए कहा क्योंकि यहाँ से आगे का सफ़र वो अपनी दादी के साथ अकेले तय करेगा। अहमद की आंखें नम थी क्योंकि वो मूसा को नहीं छोड़ना चाहता। अहमद की दादी ने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि मूसा ने उनकी बहुत मदद की थी और उसने मूसा को माफ़ भी कर दिया। मूसा ने जाते वक्त अहमद से कहा अगर उसे मिलना हो तो वो मॉस्क आ सकता है। जाते वक्त उसने अहमद से वादा किया कि एक दिन वो उसे बेबीलोन ज़रूर लेकर जाएगा। उसके बाद अहमद अपनी दादी के साथ बगदाद के सफ़र पर निकल गया। जब वो बगदाद उतरे तो वहाँ एक जगह पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ कई महिलाएं खड़ी थीं। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ भी एक मास ग्रेव मिला था जहाँ कई लाशें दफन थी और वहाँ कंकालों को भर कर उनके परिजनों को दिया जा रहा था। अहमद जाकर एक लाश को छूने लगा और उसे अपने सर से नापने लगा कि कहीं ये शरीर उसके पिता का तो नहीं है। अहमद वहाँ एक शख्स से पूछने चला गया जिसके पास सोल्जर्स की लिस्ट थी। उसने बताया यहाँ काफ़ी बॉडीज़ पर आईडी नहीं है, जिससे उन बॉडीज़ की पहचान नहीं हो पाई। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नया मास ग्रेव मिला है, तुम्हें वहाँ जाकर एक बार चेक करना चाहिए। तभी अहमद ने देखा उसकी दादी ने एक कंकाल के पास बैठ रो रही है क्योंकि उसे लगने लगा था कि यही उसका बेटा इब्राहिम है। अपनी दादी को रोता देख अहमद भी रोने लगा। अहमद ने कहा मैंने उस शख्स से बात की। उसने बताया कि पिता यहाँ नहीं है, हमें दूसरे मास ग्रेव पर जाकर उन्हें तलाश करना चाहिए। अहमद ने टैग देखा। उसकी दादी जिस ग्रेव पर बैठ रो रही थी उस शख्स का नाम ओमर है। ये उसका बेटा इब्राहिम नहीं था।
उसने अपनी दादी को संभाला क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। हम देखते हैं अब वो बगदाद से बाहर आ गए थे और गाड़ी पर सवार होकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। जाते वक्त अहमद ने देखा उसकी दादी की सांसें थम गई थी, शरीर ठंडा पड़ गया था। अपनी दादी को आवाज़ देकर अहमद रोने लगा क्योंकि उसकी दादी के सिवा अहमद का इस दुनिया में कोई भी नहीं। अब अहमद बिल्कुल अकेला हो चुका था। वो रोते रोते अपनी बांसुरी बजाने लगा। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों ये फिल्म 2009 में रिलीज़ हुई थी। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 सालों में इराक से 10 लाख लोग लापता हो गए, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर वो गए कहाँ। उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अप्रैल 2009 तक इराक में 300 से भी अधिक मास ग्रेव्स की खोज की गई, जिसमें 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख बॉडीज़ पाई गई, जिसमें आधे से ज़्यादा बॉडीज़ पर तो नेम टैग्स भी नहीं थे, जिससे उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।